गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास हमने हिमालय पर्वतमाला और उत्तर का उपजाऊ मैदान ये दो भौतिक लक्षण पीछे किए थे एंड आई होप all of you have understand the importance, significance and formation of both these features. Now we will start the third feature. तीसरा जो भौतिक लक्षण है वो है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुलर इंडिया। अब प्रायद्वीप से आपका क्या मतलब है, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम समझते हैं द्वीप क्या है। द्वीप जैसे कि आप सभी जानते हैं एक छोटा सा भूखंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा है, वो द्वीप कहलाता है, जिसको आप आइलैंड बोलते हैं। एक बहुत बड़ा भूखंड जो पानी से घिरा है वो महाद्वीप कहलाता है, जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, 7 जो हैं कॉन्टिनेंट्स। अब प्रायद्वीप महाद्वीप का ही एक हिस्सा है, लेकिन वो तीनों तरफ पानी से घिरा होता है। जैसे आप ये मैप में देख सकते हैं, ये जो हिस्सा है ये यहाँ नर्मदा नदी से लेके नीचे वाला सारा हिस्सा ये कहलाता है प्रायद्वीप। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर है ना, क्योंकि ये तीनों वाटर बॉडीज़ हैं और तीनों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है। अब प्रायद्वीपीय पठार जो है वो उत्तर में, आप इधर देखेंगे ये अरावली की पहाड़ियाँ दिख रही हैं आपको, अरावली की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ, फिर यहाँ पे है पठार जिसको आप बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार, और दक्षिण में इलायची की पहाड़ियाँ हैं, नीचे कन्याकुमारी। इस तरह से ये एक ट्रेंगुलर फॉर्म में है, आप देखेंगे ट्रेंगुलर, ये एक त्रिभुजाकार आकार का प्रायद्वीपीय पठार है। उत्तर वाला जो सारा हिस्सा है अरावली की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ और साथ में छोटा नागपुर का पठार, ये तो इसका बेस बनाते हैं। अगर आप 10 पेज पे देखेंगे आपको ये तीनों पहाड़ियाँ ये ऐसे दिखाई देंगी, ये इसका बेस हो जाता है। फिर इधर है पश्चिमी तटीय मैदान, ये है पूर्वी तटीय मैदान, ये हो गई इसकी दो आर्म्स, भुजाएं, और सबसे नीचे ये है कन्याकुमारी जो है इसका शीर्ष। तो एक उल्टा ट्रायंगल बन जाता है और यही त्रिभुजाकार क्षेत्र जो है वो कहलाता है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। क्लियर? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका आकार क्या है। आ गया समझ में? चलें आगे। आगे जो है अब है इसकी फॉर्मेशन। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो ज़्यादातर ज्वालामुखी और भूकंपीय क्रियाओं के द्वारा बना हुआ है। अब ये पता कैसे चलता है? जब हम इसकी चट्टानों के गठन को देखते हैं, यहाँ की मिट्टी को देखते हैं, काली मिट्टी पाई जाती है, पीली मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है, इसका मतलब इस मिट्टी में मिनरल्स हैं। तो मिनरल्स हैं यानी भूकंपीय और ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा इनमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो निर्मित हुई और जो आज हमें दिखाई देती हैं। क्लियर? भूकंपीय और ज्वालामुखी क्रियाएं। फिर यहाँ भ्रंश घाटियाँ भी पाई जाती हैं। अगर आप पठारीय क्षेत्रों में जाइए, महाराष्ट्र में चले जाओ, मध्य प्रदेश में चले जाओ, तो वहाँ आप देखेंगे कि उद्भेदन कम होते हैं, जिसको आप एक्सप्लोजन बोलते हैं ना, वो कम है, लेकिन दरारीय ज्वालामुखी ज़्यादा पाए जाते हैं। दरार समझते हैं? कहीं छोटी सी क्रैक आ जाता है और वहाँ से फिर ये ज्वालामुखी से जो लावा वगैरह निकलता है वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेशन को बहुत शॉर्ट करते हैं हम कि ये भूकंपीय और ज्वालामुखी उद्भेदनों से बना हुआ है। अगर आप हिमालय पर्वत पे जैसे शिमला, मसूरी इधर घूमने जाते हैं, मनाली वगैरह, वहाँ के पहाड़ देखेंगे ना, वो अवसादी चट्टानों से बने हैं, तो लगता है समुद्र में काफ़ी मंथन हुआ होगा और उसके बाद ये पहाड़ निकल के आए। जैसे आपने पढ़ा है ना, टेथिस सागर में
जो चेंजेस आए उसके कारण हिमालय पर्वत निर्मित हुए। तो टेथी सागर में तो जो चेंजेस आए होंगे उसमें अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ होगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं हम इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार के डिवीज़न पर। प्रायद्वीपीय पठार का जब हम डिवीज़न करते हैं बेटा, अगर वो बार ग्राफ याद हो आपको, तो उसमें हमने 2 डिवीज़न किए थे, मालवा का पठार और दक्कन का पठार। आप अपनी बुक में 10 पेज पे भी देखेंगे तो यही डिवीज़न है। आप ध्यान से देखिए, ये है मालवा का पठार और ये सारा है दक्कन का पठार। लेकिन जो रिटर्न में दिया है उसमें उन्होंने दक्कन का पठार, मध्य उच्च भाग और उत्तर पूर्वी पठार भी ऐड कर दिया है। यानी दक्कन का पठार तो है ही, जो ये मध्य उच्च भाग है ये कहलाता है मालवा का पठार, और थोड़ा सा हिस्सा जो गारो खासी जयंतिया हिल्स हैं उनको उन्होंने ले लिया है उत्तर पूर्वी पठार में। अब ये जो पठार है एक्चुअली में ये बहुत पुरानी चट्टानों से बना है जो गोंडवाना लैंड के टाइम की हैं। गोंडवाना और अंगारा लैंड ऐसे करके टेथी सागर बीच में से था, ऊपर अंगारा लैंड, नीचे गोंडवाना लैंड था, जो अलग अलग हुआ। टेथी सागर में से हिमालय पर्वत का उद्भव हुआ। तो ये माना जाता है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वहाँ की जो चट्टानें हैं वो प्राचीन चट्टानें हैं जो गोंडवाना लैंड के समय की हैं। दूसरा, प्रायद्वीपीय पठार एक बहुत बड़ा पठार है और उसमें छोटे छोटे कई पठार हैं जिनका डिवीज़न हम अब पढ़ेंगे। जैसे देखो, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, फिर ये उत्तर पूर्वी पठार, फिर मैंने आपको बताया नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, है ना। तो कहने का मतलब है कि प्रायद्वीपीय पठार जो है ना वो पठारों का पठार है, सबसे बड़ा पठार, और उसमें ये छोटे छोटे पठार मिल जाते हैं। अब सबसे पहले हम करते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है वो अरावली की पहाड़ियों से शुरू होता है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये मालवा का पठार लिखा है, ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं, उसके साथ साथ ही बुंदेलखंड है, रुहेलखंड है, विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, ये सब मिलके बनाती हैं मालवा का पठार। अगर आप 17 पेज पे बुक में मार्क करेंगे तो आप मार्क करेंगे दक्कन का पठार, इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट, उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल, महादेव की पहाड़ियाँ हैं, महाराष्ट्र में सहाद्री, कर्नाटक तमिलनाडु में नीलगिरी, केरल में अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ। और ये सारी पहाड़ियाँ आपके मैप में दिखाई हुई हैं। किस तरह से दिखानी है, कैसे दिखानी है, ये सब आप आगे की क्लासों में समझ पाएंगे, क्योंकि मैप में, इंडिया के मैप में ये सारी चीज़ें आपको दिखानी पेपर में भी आती हैं और आपको वैसे भी आनी चाहिए। आप जब प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो आपको समझ आएगा कि हम कैसे इनको दिखा सकते हैं। फिर देखिए, सबसे मेन जो आपने अंडरलाइन करना है इसमें, वो है प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुदी, और जो पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है, और डोडा बेटा जो है वो दूसरी ऊंची चोटी है जो नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। अब ये 1 अंक वाले क्वेश्चन बन गए। नीलगिरी पहाड़ियों की ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुदी पहाड़ियाँ जो हैं वो कहाँ पे हैं, या प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना। इस तरह से ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप विद आंसर साथ साथ में बनाते रहिए। जैसे जैसे आप बुक रीड करेंगे ये क्वेश्चंस बनते जाएंगे, आंसर इनके लिखते जाइए। लास्ट में देखो, इसमें दिया है कि इनमें जो मुख्य मुख्य नदियां हैं, सारी नदियां जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती हैं। देखो ये बंगाल की खाड़ी है, सारी नदियां इधर आती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि प्रायद्वीपीय पठार का ढाल किस तरफ है। अब कैसे अनुमान लगा सकते हो, किसी भी जमीन पे जो ढाल है उसका अनुमान कैसे लगाया जा सकता है? सिंपल, ढलान से। और ढलान कैसे पता चलेगी?
पानी से। आप पानी गिराओ ढलान की तरफ जाएगा। तो ये नदियां चाहे पश्चिम से भी निकल रही हैं, लेकिन ये फिर भी अपना डेल्टा पूरब की तरफ बना रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा पठार पूरब की तरफ ढलान पर है, जिसके कारण ये सारी नदियां अपना डेल्टा बंगाल की खाड़ी में बनाती हैं। अब कौन कौन सी नदियां? सारी नदियां याद दी हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तापी। पश्चिम की तरफ है, पूरब की तरफ 4 नदियां हैं। तो ये चारों नदियां आप अगले 3rd चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो आप इन सब नदियों की बर्थ प्लेस यानी इनका ओरिजिन कहाँ हुआ, उद्भव स्थान, फिर ये कहाँ पहुँचती हैं, रास्ते में ये क्या क्या बनाती हैं, ये सब आप 3rd चैप्टर में पढ़ोगे। तो फिलहाल हमने यही पढ़ना है कि प्रायद्वीपीय भारत में या प्रायद्वीपीय पठार में दोनों तरफ पानी होने के कारण ये पूर्वी तटीय मैदान बन जाता है, ये पश्चिमी तटीय मैदान बन जाता है। बीच का हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। और प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में 4 मेन नदियां हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। क्लियर? और पश्चिम में जहां अरब सागर है वहां 2 मेन नदियां हैं, नर्मदा और तापी। नर्मदा के बारे में तो बहुत सुना होगा, दक्षिण वाले नर्मदा माँ कह के, गुजरात वाले जो है ना वो इसको नर्मदा माँ कह के बुलाते हैं। ऐसे ही गोदावरी नदी भी बहुत बड़ी नदी है। जैसे उत्तर भारत में गंगा नदी है, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अब हमारे यहाँ तो हरिद्वार में चले जाते हैं ना डुबकी लगाने, अपने पाप धोने। अब साउथ में से लोग कहाँ आएंगे? उन्होंने गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा का नाम दिया है, क्योंकि जैसे उत्तर भारत में गंगा सबसे बड़ी नदी है, ऐसे दक्षिण भारत की गोदावरी नदी सबसे बड़ी है। ठीक हो गया? अब प्रायद्वीपीय पठार में मैंने ये सारा जो तुम्हें मार्क कराया है, इसके अलावा छोटी छोटी और भी श्रेणियां हैं, लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो नॉर्मली जिनके नाम आप सुनते हैं या जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ख़ास हैं और मैप में दिखाई हुई हैं, उनको आप लोकेट करना भी समझिए कि कैसे उनको वहाँ दिखा सकते हैं, और उनके नाम भी आपको आने चाहिए। अब देखो मध्य उच्च भूभाग जो है ना, इसके बारे में जो उसने बताया, ये मालवा का पठार है। पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते। मैंने बताया था नर्मदा नदी के ऊपर का हिस्सा मालवा का पठार, नर्मदा नदी के दक्षिण का हिस्सा दक्कन का पठार। फिर इसके साथ एक मेन जो है वो आपने मार्क करना है, प्रायद्वीपीय पठार के विस्तार में जैसलमेर में अनुदैर्ध्य रेत के टिब्बों का, रेतीले टिब्बे जो हैं वो ज़्यादातर चापाकार रूप में पाए जाते हैं। और वो हम समझते हैं क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि राजस्थान है, डेजर्ट एरिया है। एंटर करेंगे डेजर्ट में तो हमें हर तरफ टिब्बे, रेत के टिब्बे, जिनको आप सैंड ड्यून्स बोलते हैं, वो देखने को मिलते हैं। और फिर इनमें जो महत्वपूर्ण चट्टानें हैं, अभी हमने बात की थी ना, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, तो यहाँ कायांतरित चट्टानें भी पाई जाती हैं, जिसमें संगमरमर, स्लेट और नाइस मेन आता है। अगर आपको याद हो, संगमरमर बेस्ट क्वालिटी का राजस्थान में पाया जाता है ना, जहाँ से मकराने की खानों से संगमरमर लाया गया था और फिर ताजमहल बनाया गया था। नाम सुना होगा आपने, कहीं गुम हो गया होगा, मैं रिवाइज करा देती हूँ आपको। ठीक है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जो हमने उत्तर भारत का मैदान पढ़ा था, जैसे हम हिमालय पर्वत पढ़े थे, उनका सिग्निफिकेंट पढ़ा था ना, महत्व, ऐसे ही इन प्रायद्वीपीय पठारों का भी महत्व है। यहाँ पर खनिज पदार्थों के भंडार हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू या छोटा नागपुर का पठार जो है, वहाँ खनिज पदार्थ भरे पड़े हैं। और आगे आप जब पढ़ोगे तो आप देखोगे इन्हीं खनिज पदार्थों के कारण ही वहाँ पर इंडिया के 7 आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स इज़ वेरी इजी, तो इसीलिए वहाँ पे इनको खोला गया है। तो ऐसे ही नहीं है कि भाई यहाँ पे पठार ही पठार है, पथरीली भूमि है।
तो ये किसी काम का नहीं है, ऐसा नहीं है। खनिजों का भंडार है, मिट्टी इतनी अच्छी पाई जाती है यहाँ पे कि आप वहाँ तरह तरह की खेती कर सकते हो। देखो नारियल की खेती सारी तटीय क्षेत्रों में होती है। फिर जितना भी आपका ये है, वहाँ काजू की खेती बहुत अच्छी होती है। मसाले सबसे ज़्यादा इन्हीं पहाड़ियों पे पाए जाते हैं। आप इलायची की पहाड़ियाँ, मैंने बताया इलायची की पहाड़ियाँ, दैट इज़ ओनली फेमस फॉर इलायची। छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, दालचीनी। केरल है, दैट इज़ फेमस फॉर देयर स्पाइसेस, मसालों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार ऐसा नहीं है कि वहाँ उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। भारत में जितने फिजिकल फीचर्स हैं, हर एक की अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, और वो इतने इम्पोर्टेंट है कि उससे हम इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कमा सकते हैं। बाहर भेजते हैं सारे मसाले, तो हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा आती है। ऐसे ही देखो उत्तर पूर्वी पठार भी इसमें दिया है, उसमें आप सिर्फ पहाड़ियों के नाम अंडरलाइन कर लो। आप बिल्कुल सेंटर में देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय के पठार में भी कोयला, लोहा, बॉक्साइट, चूना पत्थर, यूरेनियम आदि पाए जाते हैं। ठीक है, हुआ क्या, अब ये फॉर्मेशन जो है कैसे होती गई, धीरे 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 नदियों के बहाव से ये हिस्सा खिसकता चला गया, और खिसकते खिसकते ये मेघालय तक पहुंच गया। तो मेघालय में भी जो पठार हैं, वो जो एरिया है राजमहल की पहाड़ियाँ वगैरह, तो वो पठारी क्षेत्र है, और उसको भी हमने प्रायद्वीपीय पठार में इंक्लूड किया हुआ है। लेकिन वहाँ कई जगह पर जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है, जिसके कारण वहाँ पे खेती अच्छी होती है। क्लियर? नाउ दैट इज ऑल अबाउट पेनिनसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय पठार। महत्व हमने बीच में ही डिस्कस कर लिया, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं 4 या 5 पॉइंट। सबसे पहले खनिजों का भंडार, अब बुक पढ़ेंगे, खनिज उसमें से ढूंढिए, वो लिख दीजिए। साथ साथ कई तरह के पत्थर भी पाए जाते हैं, जैसे नाइस है, संगमरमर है, स्लेट है, ग्रेनाइट है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, दूसरा, सबसे ज़्यादा मसाले यहाँ पाए जाते हैं, मसालों की खेती सबसे ज़्यादा होती है। इलायची की पहाड़ियाँ, नमलाई की पहाड़ियाँ, चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है, थर्ड चाय की लिख सकते हैं आप। ठीक है, फोर्थ में आप लिख सकते हैं कि क्योंकि ये पठारी एरिया है, यहाँ पर हर तरह की काली, लाल, पीली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें अलग अलग तरह की खेती होती है। कहीं चाय की होती है, कहीं काजू की होती है, कहीं नारियल बहुत ज़्यादा है, अंगूर हैं कहीं पर, और कहीं पर संतरे हैं। इस तरह से वैरायटी ऑफ फ्रूट्स हैं, वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो आपके 4 मेन पॉइंट्स बन जाएंगे। हमेशा महत्व को याद रखो। वेन एवर एनी क्वेश्चन कम, कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है, तो आपके दिमाग में अगर महत्व होगा तो उन पॉइंट्स को आप इनमें ऐड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर कहीं अटक रहे हैं दोबारा बुक पढ़िए, आप रिव्यू करके भी देख सकते हैं। ठीक है बेटा, सेम, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मेरे लेसन भी जब सुना करो तो स्माइलिंग के साथ सुना करो, टेंशन के साथ मत सुना करो। पढ़ाई में वही आगे आता है जो बिना टेंशन के पढ़ता है। टेंशन मत लो, इजीली पढ़ो, मज़े लेके पढ़ो। अब कल हम इस चैप्टर को आई होप ख़त्म कर देंगे। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड गुड बाय, बाय बाय।